नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 4 टॉपिक है मुगल साम्राज्य। एक्सरसाइज 4 है ये। मुगल साम्राज्य को आज हम लोग अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की। वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकांश प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो विकार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रह सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो वो जो लाल किला पे प्रधानमंत्री जो झंडा उत्तोलन करते हैं वो किसका क्षेत्र था? तो मुगल का क्षेत्र का था। यही है ये चित्र। मुगल कौन थे? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मुगल कौन थे। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल कितने थे? तो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान के इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 404 ईस्वी में हुआ, वे वंशज थे, तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, इसलिए कहलवाना वो पसंद नहीं करते थे। क्योंकि बहुत सारा मारपीट खून खराबा हुआ था, बहुत सारे नरसंहार हुए थे, इस वजह से वो कहलाना पसंद नहीं करते थे। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। अगर तैमूर वंश के कहते थे तो वो अपने आप को क्या करते थे? गर्व महसूस करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से वो गर्व मानते थे। दिल्ली पर कब्जा कब कर लिए थे? 1398 में। चलिए चित्र टू तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र 1702 से 1712। मध्य में तैमूर और उसकी दाहिनी और उसका पुत्र मरीन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा था। और उसके बाद अबू सैद मतलब बाबर के दादा। अबू सैद कौन थे? तो बाबर के दादा। तैमूर के बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर और अकबर शाहजहां हैं और उसकी दाईं और उसी क्रम में हुमायूं
जहांगीर और औरंगजेब पहले इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजस्व का दावा जन्मसिद्धि अधिकार के रूप में करते हैं? जहांगीर और औरंगजेब हैं। ये देखिए सारा मुगल काल के यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी वंशावली को प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, क्योंकि वे तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया था 1398 में, इसलिए वो तैमूर वंशज कहलाने पे वो गर्व होते थे। चित्र फर्स्ट देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेके 1530 तक शासनकाल था इसका। कितना था? तो 1526 से लेके 1530 तक किसका शासनकाल था? तो बाबर का। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। कहाँ का किया था? फरगना राज्य का। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी। 12 वर्ष के ही वर्ष में वो क्या कर लिए थे? उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए थे। कब? तो 1494 में। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो उसकी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला गद्दी था, उनको वो छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। जब बाबर इधर उधर भटकने लगे वहाँ से हटने के बाद, तो फिर क्या किए? 1504 में काबुल पर कब्जा किया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत और दिल्ली और आगरा के अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। तो किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी हार चुके थे। उसके बाद क्या हो गया? दिल्ली और आगरा पे वो कब्जा कर लिए। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ और मावाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरानों से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? चलिए यहाँ से पहले देखते चले। ये चित्र 3 है, मुगल फौज का अभियान था ये। उसके बाद यहाँ पे चित्र 4 है। चित्र 4 में क्या कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलीबारी की पहली इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इसका पानीपत में पहली लड़ाई प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में किया था। कब? तो 1526 में पूरी तरह से वो उपयोग में लाया गया था। युद्ध में प्रयोग होने वाला बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। बारूद का प्रयोग जो है कब लाया गया? तो भारत में 14वीं शताब्दी में लाया गया। आग्नेय शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी में कब किया गया था? 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। तालिका 1 मुगल सम्राट। प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 में क्या क्या किए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बाबर क्या क्या किए?
कहाँ पे क्या कौन सा युद्ध किए नहीं किए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। बाबर ने क्या किया, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो था ना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को और उसके अफगान के समर्थकों को साथ में हरा के भेज दिया गया। फिर 1527 में खनुवा में राणा संगा और राजपूतों राज्यों और उनके समर्थकों को हराया। मतलब बाबर ने फिर एक 26 में पानीपत और दूसरा में खानवा का युद्ध में भी राणा संगा और उसके राजपूत के जितने साथी संगति थे सबको हरा के भगा दिया गया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। तो इसमें राजपूतों को हराया था। चंदेरी के युद्ध में किसको हराया था? मेदिनी राय को राजपूतों को हराया, बाबर ने ही। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। किसने किया था? तो बाबर ने। चलिए, ये बाबर हो गया। अब थोड़ा सा हुमायूं के बारे में जान लेते हैं कि हुमायूं का क्या है। बाबर का तो देख लिए, पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, सभी में वो सबको पराजित कर दिया गया था। अब क्या देखते हैं हुमायूं का। हुमायूं का शासनकाल कितना से कितना था, पहले ये जान लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रहा। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं ने प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला, मतलब एक क्षेत्र सभी को बांट दिया गया। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं ने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो है, शेर शाह सूरी जो था, शेर खान, वो हुमायूं को 2 बार हराया। तो पहला कब हराया था? तो चौसा का युद्ध हुआ था ना, 1539 ईस्वी में हराया था। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में दोनों बार हुमायूं को हरा दिया गया था। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने का बाध्य कर दिया। जब वहां से हार गया तो शेर शाह खान क्या किया, हुमायूं क्या किया, ईरान की ओर भागने लगा। सेकंड, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। ईरान जब पहुंचा भागते भागते तो वहाँ एक सफाविद शाह थे, उसने उसकी मदद की। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब साफिद शाह ने उसको मदद किया कि चलो तुमको अगर दिल्ली से भगाया गया है, चलो एक बार फिर से हमला करते हैं, अब फिर से एक बार कब्जा करते हैं। तो 1555 में वो फिर से एक बार मतलब दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। परंतु उसके अगले वर्ष ही इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। मतलब कब्जा तो कर लिए, मतलब वो सीढ़ी से गिरने से क्या हो गया था, उनकी मौत हो गया था। चलिए, हुमायूं के बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा अकबर के बारे में जान लेते हैं कि अकबर कब कैसे क्या थे। अकबर 1556 से 1605। अकबर जो थे 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल था। चलिए, इसके बारे में देखते हैं क्या है अकबर। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। कितने वर्ष में सम्राट बना अकबर? तो 13 वर्ष के ही एज में अकबर जो है क्या बन गया, सम्राट बन गया। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या है? 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। अकबर जो था 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक, ऐसे यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि अकबर का संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? तो बैरम खान थे। और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सतोले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया को राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। कब कब्जा कर लिया गया? 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 2 नंबर, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। कब हुए? 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए।
इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। जब 1570 और 1585 में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए ना, तो उस समय पश्चात उसने पूर्वी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्होंने 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया गया। ठीक है, और तीसरा देखते हैं। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्यों में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाए। मतलब पूछ दिया जाए जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो सलीम नाम था। क्या नाम था? सलीम नाम था। अब चलिए थोड़ा जहांगीर के बारे में भी जान लेते हैं, क्या क्या उसका कार्यकाल थे, क्या क्या किए नहीं किए। जहांगीर 1605 से 1627 के बीच उसका कार्यकाल रहा। कितने दिन का रहा? 1605 से 1627, लगभग 22 साल। जहांगीर ने अपने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जो अकबर का सैन्य अभियान था ना, उसी को आगे बढ़ा दिया गया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए। मतलब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या है, तो शाहजहां का बचपन का नाम क्या है, तो खुर्रम है। क्या नाम है? खुर्रम है। शाहजहां कहलाए ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने, मतलब जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, तो नूरजहां नाम था। नूरजहां किसकी पत्नी? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हशीश पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। हशीश पर धकेलने के मतलब एक नोकधारी होता है, उस पर धकेलने के लिए वो प्रयास किया, जो कि असफल रहे, नहीं धकेल पाए। चलिए शाहजहां को देखते हैं अब। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम। सलीम किसका नाम था, तो जहांगीर का। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है सभी को। चलिए अब शाहजहां के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां का शासनकाल कितना था? 1627 से 1658। चलिए, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चल गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1557 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। शाहजहां के जो पुत्र थे वो उत्तराधिकारी, मतलब शाहजहां के बाद कौन उत्तराधिकारी होंगे, उसके बीच क्या हो गया, वाद विवाद शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा कैद कर दिया गया। मतलब पिता को अपना कैद कर लिया और सब भाई मिलकर आपस में झगड़ा करने लगा कि कौन मतलब पिताजी का उत्तराधिकारी होगा। उसमें 3 भाई का मौत का घाट उतार दिया गया और औरंगजेब वहाँ का क्या हो गया, उत्तराधिकारी हो गया।
चलिए अब औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि औरंगजेब का क्या था, नहीं था। औरंगजेब का सबसे पहले कार्यकाल देख लेते हैं। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक था। कितना था? 1658 से 1707 ईस्वी तक था। चलिए 1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई। प्रांतों में उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ को राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजधानी और उत्तराधिकार के मसलों पर मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसने मराठों को दक्कन की सल्तनत की सहायता मिली। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गए। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने राज्यों में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जैसे छापामारी पद्धति का उपयोग कर रहे थे। वे विरुद्ध अभियान का प्रबंधक स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और अस्तानामियों, उत्तर पूर्वी अहोम और दक्कन में मराठों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं किसका है, अकबर के शासनकाल का मानचित्र। ये मतलब अकबर जो थे ना, कहाँ कहाँ शासन किए नहीं किए, ये टोटल कुछ दिया गया है। तो मानचित्र फर्स्ट है अकबर का शासनकाल 1605। पहले इसको देखते हैं कि उत्तराधिकार मुगल परंपराएं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मुगल में क्या परंपराएं थे उत्तराधिकार के लिए। चलिए, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे। मतलब जो बड़ा होता है उसके उत्तराधिकार माने, ये उस पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज के उत्तराधिकारी होता था। इससे विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायत की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि मुगल काल में ऐसा नहीं होता था कि जैसे कि कोई राजा है तो उसका सबसे बड़ा जो पुत्र होगा ना वही उसका उत्तराधिकारी होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब उस राजा का जितने भी पुत्र होंगे सभी को बराबर भागों में बांटा जाएगा। तालिका फर्स्ट में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों को विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार को कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदाद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। तालिका वन को फिर से देखें और पाएंगे कि मुगलों ने उस शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। मतलब जो उनकी सत्ता को मानने से इनकार कर रहा था उसके विरुद्ध क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था बार बार। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगलों घरानों ने अपनी पुत्रियों के विवाह करने के उच्च पद प्राप्त कर, परंतु कईयों ने तो विरोध भी किया, बहुत विरोध किया। कोई मान भी लिए, डर से नहीं मानते तो फिर से तो युद्ध में हार ही मिलता, बाद में फिर उसको मानना ही पड़ता जो कहता मुगल शासक।
राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, तो कैसे होता था राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ, तो देखते हैं। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ जो थी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजपूत की पुत्री थी, शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मतलब मुगल वाला सभी राजपूत ही से ही शादी वादी किए हैं। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या था? परंतु कई ने विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को जो मुगल का जो शासनकाल था ना, सत्ता था, उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे वो। परंतु जब वे हारे तो मुगल उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन राजगीर के रूप में वापस कर दिया। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ और मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत और मुगल के बीच, जब मुगल विजय हो गए तो उसमें दया दृष्टि से उसका कोई भी चीज़ लूटपाट नहीं किया, कोई भी चीज़ हासिल नहीं किया। उसको क्या किया, उसके जागीरें जो थे उसको सही सलामत वापस कर दिया। चलो तुम हार गए, मतलब दया दृष्टि दिखाया गया उसके ऊपर। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों के सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाए। मतलब जहाँ जीते थे वो किसी को हानि नहीं पहुँचाते थे, परंतु उसके जीते हुए पे ही उसको छोड़ दिया जाता था, बट उसको समझा दिया जाता था कि मिलजुल के रहो, ठीक है। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था। बात सही है, उस समय भी देखे तो वो और निकल पड़े थे, भाग चले थे। इसका अपमान का क्या परिणाम हुआ? चलिए, मनसबदार और जागीरदार क्या है, इसको पढ़ते हैं। मनसबदार और जागीरदार क्या है? मनसबदार और जागीरदार क्या है? जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों की तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन भी नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की मतलब तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उसने शासक वर्ग ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों, अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मतलब मुगल काल में जो नौकर थे, जो उसमें सेवा देते थे, उसको क्या कहा जाता था? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। मतलब वेतन और वेतन और पद कैसे निर्धारित किया जाता था? तो जात की संख्या पर, मतलब कौन सा जात का कितना आदमी है उसके आधार पर किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी। मतलब जिस कैटेगरी का ज़्यादा जात होगा उसकी प्रतिष्ठा सम्मान अधिक बढ़ जाता था और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। मतलब कहने का है कि जिस कास्ट का ज़्यादा जनसंख्या होगा उसी को हर चीज़ मिलता जाएगा। जो सैन्य उत्तराधित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वह अपने सैनिकों के घोड़े दगवाते थे। वे सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इनके कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहां जागीर कहे जाते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी।
मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। ठीक है, चलिए और इधर क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर है जात की श्रेणियां, जात की श्रेणियां को देखते हैं। 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। मतलब 5000 जात जो होता था वो 1000 अभिजात तो ऊंचा माना जाता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में जो 29 शासनकाल के 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। 29 से कितना हो गया? 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? एक बिल्कुल बढ़ा होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा कास्ट था उसको ज़्यादा उतना वेतन दिया जाता था, तो उसमें स्वाभाविक है कि बढ़ा ही होगा। चलिए इसको भी देखते हुए चलते हैं। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों का केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। जैसे कि मान लीजिए एक जॉब ही कर रहे हैं, वो कोई पर्सन है, कहीं और जगह पे पोस्टिंग है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों के सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि हुई। जब औरंगजेब का शासनकाल आया ना, बहुत कुछ परिवर्तन आया और मनसबदार की भी संख्या बढ़ गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता होगा। जैसे कि मान लेते हैं जो भी कुछ 5 आदमी में बट रहा है और 50 आदमी आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेट तो होगा ही। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले इसको चित्र 5 देख लेते हैं और चित्र 6 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। चित्र 5, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 6 में क्या है? चित्र 6 में क्या है? शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों की सजा देते हुए। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? जो रिश्वत लेते हैं। ये है पिक्चर इसका। अब भ्रष्ट ये ले रहे हैं, एक परिताड़ित किए जा रहे हैं किसान को। चलिए जब्त और जमींदार के बारे में देखते हैं। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख स्थान किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगल का जो आमदनी जो था, क्या चीज़ से? किसान पे डिपेंड था, क्योंकि वो जितना ज़्यादा उपज करेंगे उससे उसको ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, अगर यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है
कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन थे, तो टोडरमल थे। टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि के सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। क्या क्या चीज़ का सर्वेक्षण किया, तो कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि के भूमि, सभी चीज़ का वो सर्वेक्षण किए। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे मतलब प्रांत, सूबे मतलब प्रांत होता है, कर मतलब राजस्व होता है, टैक्स, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की मतलब अलग अलग फसल की कैटेगरी का अलग अलग टैक्स निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। टैक्स जो लगाता है सभी चीज़ को अलग अलग उस पर, उसको क्या कहते हैं, जब्त कहते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। जब्त जो था, निरीक्षण जो करते थे, वो टैक्स जो लेते थे, राजस्व जो लेते थे, उसका निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। मतलब वहाँ के जो जमींदार थे, लोकल फॉर्मर थे, वो मुगल के से जो जितने नियम कानून था उसके वो विरुद्ध था, किसान के विरुद्ध, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। मतलब एक जाति के सारा कुछ मिल जाने पे वो ठोस हो जाते थे और दोनों मिलके मुगल के सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। चलिए अब देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने ए अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। मतलब अकबर का जो शासनकाल था ना, अकबर शुरू से 12 वर्ष की अवस्था में ही इसका क्या हो गया था, राजगद्दी मिल गया था, वो अपना शासन चलाने लगे थे। तो टोटल क्या बोला उनको कि मेरे इतिहास के बारे में लिखने के लिए बोला गया उसको। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखे। कितने लिखे, तो 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की संख्या का विवरण। मतलब उसके शासनकाल में जो जो हुआ ना, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ देखिए है ये चित्र 7 है ये, और क्या चीज़ का है ये, तो अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर, जब अबुल फजल ने जब अकबरनामा पूरा लिख दिया तो उस समय जब अकबर को दे रहे थे, उस समय का ये चित्र है। अकबर की नीतियां, नज़दीक से एक नज़र। अकबर की क्या नीति था, क्या पॉलिसी था, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। प्रशासन की प्रमुख अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता है। अगर प्रांत को बहुत भागों में बांट दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सूबा कहते हैं। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। सूबे के जो प्रशासक होते थे, मुखिया जो होते थे, उसको क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे।
प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवान कहलाता था। तो अगर ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि मुगल काल में, अकबर के शासन काल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दीवान कहा जाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। क्या था? सहयोग प्राप्त था। जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों की मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर के पुलिस अधिकारी। जैसे इसमें पूछता है यहाँ से प्रश्न कि मुगल काल में, अकबर के शासन काल में सैनिक वेतनाधिकारी किसको कहते हैं, तो बख्शी को। धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री को क्या कहते हैं, तो सदर कहते हैं। सेना नायक किसको कहते हैं, तो फौजदार को। नगर के पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं, तो कोतवाल कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए अब जहांगीर के दरबार के नूरजहां का प्रभाव के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का किताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसके समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। मतलब नूरजहां ने उसको कोऑपरेट किए, मदद किए, तो उसको सम्मानित करने के लिए, नूरजहां के काम से पसंद आ गया तो उसको क्या किए, उसके नाम से चांदी के सिक्के जारी कर दिए गए, जिनमें एक और उसके स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी और वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया आदेश, फरमान, मतलब आदेश को ही फरमान कहते हैं। चौकोर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्राप्त से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं की संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वह राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेयूइस्ट पादरियों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जुरूस्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। ऐसा नहीं था, अकबर का रुचि क्या था कि सिर्फ अपना ही नियम कानून, अपना ही धर्म माने। वो विभिन्न व्यक्तियों के, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए और सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंथाधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु पहले इसको देख लेते हैं फिर तब आगे बढ़ेंगे। पहले क्या देख लेते हैं, चित्र 8 देख लेते हैं। चित्र 8 में क्या है, तो नूरजहां का फरमान है। ये क्या है, नूरजहां का फरमान है। मंथाधता
मतंधता क्या है? तो ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठा उसे स्वीकार कर लिया जाए। मंधता मतलब क्या होता है कि जैसे कोई फरमान जारी किया, उसमें किसी का कोई तरह का उसमें किंतु परंतु नहीं हो, एकदम बिना कोई प्रश्न उठाए स्वीकार कर लिया जाए, मान लिया जाए, उसको क्या कहते हैं? मतंधता। चलिए अब चित्र नंबर 9 भी देख ही लेते हैं। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, इबादत खाना यही है, इसमें सभी धर्म और सभी लोगों से विद्वानों के बीच चर्चा करते हैं। इस चित्रों से में आप क्या जेसुइट पदाधिकारियों को पहचान सकते हैं? चलिए यहाँ से अब पहले देख लेते हैं इसको। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती है, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने अपनाया। किस किस ने अपनाया? शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने अपनाया। सुलह-ए-कुल क्या है, थोड़ा उसको भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या है ये। अकबर के नई संस्कृति। अकबर के कई संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कार्यों का संपन्न कराया। अकबर के कई संस्कृत ग्रंथों, अकबर ने जो पहले जो बहुत सारे ग्रंथ होते थे ना, वो संस्कृत भाषा में होता था। तो अकबर ने क्या किया कि वो मतलब फारसी में सबको अनुवाद करवाया, ट्रांसलेट करवाया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। कहाँ पे करवाया? ट्रांसलेट करने के लिए कि सारा ग्रंथ जो है संस्कृत में उसको फारसी में अनुवाद किया जाए, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया। क्या करवाया? तो मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कराया। जैसे कि महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कि कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा जो महाभारत को फारसी में अनुवाद है और महाभारत की घटनाओं का चित्रण विस्तृत किया गया। रज़्मनामा जो है क्या किया? महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया? तो रज़्मनामा ने किया। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। सुलह-ए-कुल क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सुलह-ए-कुल, अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति के उनके पुत्र जहांगीर ने इस पर वर्णन किया। किसने किया? तो अकबर के सुलह-ए-कुल की नीति उनके पुत्र, तो अकबर के पुत्र कौन थे? तो जहांगीर थे। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की यह एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। क्या था? एक पॉलिसी था, वो नीति था कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मतलब उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, इसको थोड़ा देखते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानी में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गई। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी।
शाहजहां के शासनकाल 20वें वर्ष दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% की है। साम्राज्य की अनुमति राजस्व का 61.5%, स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों का लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से वह पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। कौन कौन ज्यादा लाभ उठाते थे? तो धनी किसान, शिल्पकार के समूह और व्यापारी और महाजन सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते थे। मुगल के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। कुलीन वर्ग के पास बहुत सारा धन थे और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ तो नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वह दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हमें 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, राजा और रानियां, थोड़ा अन्यंत्र देख लेते हैं। अब ये लास्ट है। अन्यंत्र में क्या है? राजा और रानियां। 16वीं शताब्दी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल थे। जिसमें कौन से थे राजा? तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल थे। उसके राज में ऑटोमन राज का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपना राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानना था कि सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी मध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना के अरब सागर ने इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी मतलब विधि निर्माता, अल कानूनी का किताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बगैर और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किए जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ का शासनकाल कितना था? 1558 से 1603। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान की सफाविद शासक शाह अब्बास
और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ और बेसिलियोविच जो इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात हैं। चलिए कल्पना कीजिए, चलिए फिर से याद कीजिए। चलिए इसको जोड़ा मिलाइए, ये प्रश्न है, उसके बाद क्लास खत्म कर दिया जाएगा। सही जोड़े बनाएं। मनसब किसको कहते थे? मनसब क्या था? तो मनसब क्या था? तो मनसब एक प्रकार का क्या था भाई? तो पद था। मंगोल क्या था? मंगोल क्या था? उज्बेक। सिसोदिया राजपूत क्या था? तो राजपूत मेवाड़। राजपूत मेवाड़। राठौर राजपूत क्या था? तो राजपूत मारवाड़। राजपूत मारवाड़। नूरजहां क्या था? तो नूरजहां क्या था? जहांगीर की पत्नी। सूबेदार कौन था? तो सूबेदार मतलब होता है राज्यपाल या गवर्नर। एक बार और देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो मनसबदार, मनसबदार मतलब क्या हो गया? पद। मंगोल मतलब क्या हो गया? उज्बेक। सिसोदिया राजपूत हो गया मेवाड़। राठौर राजपूत हो गया मारवाड़। नूरजहां हो गया जहांगीर। सूबेदार हो गया गवर्नर। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डैश अकबर के सतोले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। कहाँ का था? तो काबुल का था। कहाँ का था? तो काबुल का था। काबुल का था। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज की राजधानी थी। चलिए क नंबर। दक्कन की पांचों संतलन बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। और क्या क्या था? तो बीजापुर और गोलकुंडा था। कौन था? तो बीजापुर और गोलकुंडा था। गोलकुंडा था। चलिए सी नंबर गो नंबर देख लेते हैं क्या है। यदि जात एक मनसबदार के पद, चलिए गो नंबर यहाँ से देखते हैं। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। क्या दिखाता था? तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या, घुड़सवार की संख्याओं को दिखाता था। ये क्या दिखाता था? तो घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिकों की संख्या को दिखाता था। क्या है ये क्वेश्चन? यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक तो सवार उसके घुड़सवार सैनिकों की संख्या का दिखाता था। चलिए घ नंबर है। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृति और जातियों से बने साम्राज्य पर राज कर सका। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के मित्र और सलाहकार अबुल फजल, अकबर के दोस्त सलाहकार अबुल फजल ने उसे सुलह कुल के विचार क्या दिए थे? तो सुलह कुल का विचार गढ़ने में मदद की, जिससे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों जातियों बने समाज पे राज कर सके आराम से। ये एक पॉलिसी था, नीति था। चलिए आज का ये था लेसन 4 था मुगल साम्राज्य, क्लास 7 हिस्ट्री, जो कि आज पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 5 होगा नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।